इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर आधारित है, जिसमें हम एक्सेल के एक बेहद खास टूल ACCRINT फंक्शन को समझेंगे। हमारा मिशन इस टेक्निकल फॉर्मूला को आसान भाषा में समझना और इसके असली फायदे जानना है। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि पेपर पर यह सिर्फ एक ड्राई फॉर्मूला लगता है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर फिनेंस और डेटा एनालिसिस के नज़रिए से देखें तो ये विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण फाउंडेशन है। हाँ, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ACCRNT दरअसल अक्रूड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है। मतलब वो ब्याज जो जमा तो हो चुका है पर अभी तक मिला नहीं है। ये उन सिक्योरिटीज पर अप्लाई होता है, जैसे कि बॉन्ड्स जो समय समय पर ब्याज देती हैं। राइट। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब कोई सिक्योरिटी इशू होने के बाद और अगली इंटरेस्ट डेट से पहले बेची या खरीदी जाती है, तो एक्सेल ऑटोमेटिकली उस बीच का ब्याज कैलकुलेट कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक बॉन्ड साल में 2 बार ब्याज देता है, जून और दिसंबर में, पर किसी ने वो बॉन्ड सितंबर में ही खरीद लिया। एग्जैक्टली। तो अब उस बॉन्ड पर जून से सितंबर तक का जो ब्याज जमा हुआ है वो नया बायर पुराने ओनर को पे करता है। यही अक्रूड इंटरेस्ट होता है। और यहीं पर लोग एक्सेल का ये फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि मैन्युअली फ्रैक्शनल डेज का इंटरेस्ट निकालना बड़ा सरदर्द हो सकता है। इस फॉर्मूला को काम करने के लिए कुछ खास इनपुट्स चाहिए होते हैं ना। हाँ, इसके सिंटैक्स में हमको इशू डेट, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट और सेटलमेंट डेट डालनी होती है। सेटलमेंट डेट यानी जिस दिन सिक्योरिटी बायर को मिलती है। इसके साथ ही रेट और पार वैल्यू भी देनी होती है। और मैंने सोर्स में देखा था कि अगर पार वैल्यू नहीं डाली जाती तो एक्सेल खुद इसे $1000 मान लेता है। साथ ही फ्रीक्वेंसी डालनी होती है जो बताती है कि साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, जैसे 1, 2 या 4 बार। सही कहा। पर यहाँ सोर्स मटेरियल में एक बेहद जरूरी वार्निंग दी गई है। डेट्स को कभी भी सीधे टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं डालना चाहिए, वरना कैलकुलेशंस में बड़ी गड़बड़ी हो सकती हैं। तो फिर इन्हें एंटर करने का सही तरीका क्या है? कभी ऐसा हुआ है कि कोई बॉन्ड बेचा हो और ये सोचना पड़ा हो कि अरे इस पर ब्याज कितना मिलना चाहिए? अगर हाँ, तो समझिए आज ये सवाल हल होने वाला है। आज हम एक्सेल के एक बहुत ही काम के टूल ACCRINT फंक्शन को समझेंगे, जो इस मुश्किल सी लगने वाली कैलकुलेशन को एकदम आसान बना देता है। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ब्याज की एक आम पहेली से शुरुआत करेंगे, फिर सीधे ACCRINT फंक्शन में उतरेंगे, इसके हर हिस्से को बारीकी से समझेंगे, एक प्रैक्टिकल उदाहरण भी देखेंगे और आखिर में कुछ ज़रूरी टिप्स के साथ इसे ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि ये फंक्शन असल में किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बार बार सामने आता है। जरा इसे ऐसे सोचिए, एक बॉन्ड है जिस पर हर 6 महीने में ब्याज मिलता है। अब अगली ब्याज मिलने की तारीख से ठीक 1 महीने पहले वो बॉन्ड बेच दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या उन 5 महीनों का ब्याज मिलना चाहिए जब बॉन्ड होल्डर के पास था? जवाब है हाँ, बिल्कुल। पर उसकी एकदम सही कैलकुलेशन होगी कैसे? असली चुनौती तो यहीं पर है। और इसी मुश्किल सवाल का बड़ा ही आसान सा जवाब एक्सेल में ही मौजूद है। चलिए मिलते हैं एक्सेल के इस स्मार्ट और इनबिल्ट सॉल्यूशन से, जिसका नाम है ACCRINT फंक्शन। ACCRINT, इसका मतलब है अक्रूड इंटरेस्ट, यानी वो ब्याज जो जमा हो चुका है। इसका काम बहुत सीधा है। ये उन सिक्योरिटीज के लिए ब्याज कैलकुलेट करता है जो एक तय समय पर, जैसे सालाना या छमाही, ब्याज देती हैं। मतलब ये सारी मुश्किल मैथ आपके लिए खुद ही कर देता है। अच्छा, अब जरा इस फंक्शन के इंजन के अंदर झांकते हैं, यानी इसका सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स समझ आ गया तो समझिए इस फंक्शन पर पूरी पकड़ बन गई। हम इसके हर हिस्से को एक एक करके देखेंगे। तो ये रहा इसका पूरा सिंटैक्स। हाँ, मानता हूँ पहली नज़र में थोड़ा लंबा लग सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। इनमें से हर एक आर्ग्यूमेंट का एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल काम है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले है इशू डेट, यानी जारी करने की तारीख। ये हमारी कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब वो दिन जब सिक्योरिटी असल में शुरू हुई थी। इसके बाद आता है फर्स्ट इंटरेस्ट डेट। ये वो तारीख है जब पहली बार ब्याज दिया जाना है।
ये हमारी कैलकुलेशन के टाइम पीरियड को सेट करने में मदद करता है। अब ये वाला आर्ग्यूमेंट बहुत ज़रूरी है, सेटलमेंट या निपटान की तारीख। ये वो असली तारीख है जिस दिन सिक्योरिटी का सौदा पक्का हुआ। हमारी पूरी ब्याज की कैलकुलेशन इसी तारीख तक होती है, इसलिए इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगला आर्गुमेंट बहुत सीधा सा है, रेट। ये सिक्योरिटी की सालाना कूपन दर है, यानी वो परसेंटेज जिस पर हर साल ब्याज मिलता है। पार का मतलब है सिक्योरिटी की फेस वैल्यू। और एक मजेदार बात, अगर इसे खाली छोड़ दिया जाए तो एक्सेल अपने आप इसे 1000 मान लेता है, जो कि एक काफी कॉमन स्टैंडर्ड है। फ्रीक्वेंसी सम ये बताते हैं कि साल में कितनी बार ब्याज मिलता है, बस नंबर डालना है। साल में एक बार के लिए 1, छमाही के लिए 2 और तिमाही के लिए 4। सिंपल। चलिए अब कुछ ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स पर आते हैं। बेसिस ये तय करता है कि दिनों की गिनती किस हिसाब से की जाएगी, क्योंकि अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स में इसके अलग अलग तरीके होते हैं। अगर इसे खाली छोड़ दें तो एक्सेल डिफ़ॉल्ट 0 यानी अमेरिकी स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता है। और हमारा आखिरी ऑप्शनल आर्गुमेंट है कैल्क मेथड। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमें 2 ऑप्शन देता है। कैलकुलेशन कहाँ से शुरू करनी है, इशू डेट से या फर्स्ट इंटरेस्ट डेट से। डिफ़ॉल्ट में ये ट्रू पर सेट रहता है, जो इशू डेट से कैलकुलेशन शुरू करता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, चलिए अब इस फंक्शन को एक्शन में देखते हैं। एक असली उदाहरण से ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि ये सब चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रेजरी बॉन्ड का ये डेटा है। इशू डेट है 1 मार्च 2008, पहली इंटरेस्ट डेट है 31 अगस्त 2008 और सबसे ज़रूरी सेटलमेंट डेट है 1 मई 2008। कूपन रेट 10% है, पार वैल्यू 1000 है और फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी ब्याज छमाही मिलता है। अगर हम इस पूरे डेटा को एक एक्सेल शीट में रखें तो हमारा ACCINT फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। ये बस उन सभी वैल्यूज़ को सही क्रम में एक साथ रख देता है जिनके बारे में हमने अभी बात की है। और जैसे ही एंटर प्रेस किया, बूम, एक्सेल ने झट से हमें रिजल्ट दे दिया 16.666667। यही है वो एकदम सटीक एक्रूड इंटरेस्ट जो सेलर को मिलना चाहिए। देखा, कोई मुश्किल मैनुअल कैलकुलेशन नहीं और जवाब हमारे सामने है। बहुत बढ़िया। अब जब ये पता चल गया है कि ये कैसे काम करता है, तो चलिए अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं। कुछ ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं ताकि हमेशा सही रिजल्ट मिले और आम गलतियों से बचा जा सके। कुछ आम गलतियों से बचना ज़रूरी है, जैसे हैश वैल्यू एरर तब आता है जब कोई तारीख गलत हो, और हैश नम एरर कई वजहों से आ सकता है, जैसे कि रेट या पार वैल्यू 0 या नेगेटिव हो, फ्रीक्वेंसी 1, 2 या 4 के अलावा कुछ और हो, या फिर इशू डेट सेटलमेंट डेट के बाद की हो। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ये गलतियां नहीं होंगी। और आखिर में एक सवाल, अब जब ये पावरफुल टूल इस्तेमाल करना आ गया है तो ज़रा सोचिए, बॉन्ड ट्रेडिंग के अलावा और कौन से ऐसे फाइनेंशियल एनालिसिस या इन्वेस्टमेंट के मौके हो सकते हैं जहां इस तरह की सटीक कैलकुलेशन एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये दिखाता है कि कैसे एक्सेल के छोटे छोटे फंक्शन बड़े फाइनेंशियल फैसलों में एक अहम भूमिका निभाते हैं।